जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 8 है। सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अपना आकलन स्वयं करें। तो शुरू किया जाए आज का प्रैक्टिस सेशन। इससे पहले वाला आप लोगों को पसंद आया होगा, आई होप यू। चलिए तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। यस, क्वेश्चन नंबर 1। विकास की में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किस अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है? चलिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो बताइए मित्रों, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या वह शैशव अवस्था होगी, बाल्य अवस्था होगी, किशोर अवस्था होगी या प्रौढ़ अवस्था होगी? तो बताइए मित्रों, क्या कह रहा है क्वेश्चन ये? भाई मैंने ये 8वां प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लाया है। आपके एग्जाम को अकॉर्डिंग हूबहू बहू जैसे आपके पैटर्न में आते हैं, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वही है ये, और कुछ नहीं है। बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिस जिस सिलेबस से आपके पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, वो सारे के सारे मैं लेके आता हूँ। ये आज आपका 8वां प्रैक्टिस सेशन है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ बिल्कुल ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है और आपके एग्जाम में ही आएंगे हूँ बहू। बिल्कुल हेल्पफुल है ये। इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना दोस्तों। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अरे विकास की में सीखने की या सीमा की तीव्रता विकास की किस अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है? तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो बताइए मित्रों, क्या होगा इसका सही आंसर? भाई ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्या कह रहा है? शैशव अवस्था। यस, आगे समझ में? चलें आगे। यस, निम्न में से बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। भाई इसमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या वह निरंतरता का सिद्धांत होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होगा, परस्पर भिन्नता का सिद्धांत, विकास के प्रारूप का सिद्धांत? तो बताइए भाभी शिक्षक शिक्षिकाओं शेर शेरनियों, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 2, क्या होगा? बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, परस्पर भिन्नता का सिद्धांत। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है ये। भाई प्रगतिशील शिक्षा भिन्नता के बारे में विचार करती है क्या? नहीं करती ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलें फिर आगे, आ गया मजा। यदि पसंद आ रहा हो तो अपने सर के लिए, अपने भाई के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ओके, चलिए आगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 वाइगोस्की चाचा से पूछ लिया है। वाइगोस्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, चलिए भाई क्या होगा? कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। क्या ये बात ठीक है? अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। क्या ये बात ठीक कह रहा है? भाई गलत लग रही है ये तो। वृद्धि का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है, अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है। वाह, तो क्या होगा मित्रों? ये आपसे पूछा है वाइगोस्की चाचा के समीपस्थ विकास का सिद्धांत, तो क्या होगा राइट आंसर? यदि आप लोगों ने गहराई से पढ़ा होगा, समझ में आ गया होगा, तो आप राइट आंसर लगा लोगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे पॉजिटिव आंसर है ये, इसमें कोई इतना झोलझाल नहीं किया गया है। बताइए क्या होगा सही आंसर? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 बताइए। यस, मैं बताऊं? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब ध्यान से समझो। वाइगोस्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र कठिन कार्य को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। जेडपीडी। यस, समझ में आ गया? चलें आगे। गुड। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का व्यक्ति विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी किया जाना चाहिए। चलिए भाई साहब, क्यों किया जाना चाहिए? अब इसके बारे में नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़िए और राइट आंसर बताइए। चलिए मैं पढ़ता हूं। ऑप्शन नंबर 1, बालकों का सामाजिकरण इस आयु में ही किया जाता है। क्या ये बात ठीक है? यही अवस्था ऐसी है जबकि उसका भली भांति सामाजिक विकास किया जा सकता है। क्या ये बात ठीक लग रही है? सामाजिक विकास के द्वारा बालक भली भांति समाज में समायोजित हो सकता है। बालकों का सामाजिकरण शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया में पूरा करना अनिवार्य होता है। तो बताइए दोस्तों, मेरे शेर शेरनियों, क्या होगा इसका सही आंसर? थोड़ा सा चक्र भी रचा है इस क्वेश्चन ने, लेकिन आप लोग समझ जाओगे तो राइट आंसर निकाल लोगे।
बताइए क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा? नहीं आया समझ में? मैं बताऊं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सामाजिक विकास के द्वारा बालक भली भांति समाज में समायोजित हो सकता है। इतना हार्ड भी नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर के विकल्पों को आप ठीक से समझते ना, तो आप राइट आंसर निकाल लेते। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, यस, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती? भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मैं आपके लिए हर सेट में एक नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आपकी हर सेट में मिलेगा। अब ये भी उसी से क्वेश्चन है, न्यू शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन आप में मिलेगा ही मिलेगा, 1 या 2 नंबर आपको देके जाएगा, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। यह सीखना कि कैसे सिखाना है, क्या ये बात ठीक कह रही है? विषय वस्तु में बढ़ोतरी, 360 डिग्री समय प्रगति रिपोर्ट कार्ड, मानकीकृत पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन। ठीक है, तो बताइए, इसका नीचे कूट दे रखा है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, सही आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। भाई, क्या कह रहा है? यह सीखना कि कैसे सिखाना है, बिल्कुल सही बात है। विषय वस्तु में बढ़ोतरी, बिल्कुल सही है। मानकीकृत पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन, है ना? भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी चीज का तो प्रस्ताव नहीं करती है ना। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। भाई, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 360 डिग्री बहुआयामी विकास के बारे में बात करती है ना, तो ये तो सही था, पर ये राइट आंसर नहीं पूछा ना आपसे। ये कह रहा है कि किसको प्रस्तावित नहीं करती है, तो पहला, दूसरा व चौथे को प्रस्तावित नहीं करती है। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ गए कि अभी भी कंफ्यूज हो? चलें आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 6, अपनी सोच पर विचार करने हमारी अधिगम की प्रक्रियाओं को स्वनियंत्रित या नियमित करने की क्षमता का क्या प्रमुख घटक है? चलिए भाई साहब, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है? नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर पढ़ लो, कोई नहीं देख रहा आप लोगों को, अपने आप अपने मन में रिवाइज, इसका रिवीजन कर लो एक बार। ठीक है, अपनी सोच पर विचार करने, ठीक है, हमारी अधिगम की प्रक्रियाओं को स्वनियमित करने की क्षमता का एक प्रमुख घटक है। भाई, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है होगा इसका राइट आंसर? क्या ध्यान देने की प्रतिक्रिया होगी, प्रतिधारण की प्रतिक्रिया होगी, संज्ञान की होगी या अधिसंज्ञान की होगी? तो बताइए भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्या कह रहा है भाई? प्रतिधारण की प्रतिक्रिया। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आप पकड़ नहीं पाए क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा था। क्या कह रहा था ये? अपनी सोच पर विचार करने। भाई, आपके थॉट, आपकी थिंक के ऊपर में विचार करना है कि जो हमारी अधिगम की, जो सीखने की प्रतिक्रियाओं को स्वनियमित, अपने आप में नियमित करने की क्षमता का एक प्रमुख घटक कौन सा है? भाई, प्रतिधारण की प्रतिक्रिया। यदि आप अपने अंदर किसी चीज को धारण नहीं करोगे तो आप कैसे सीखोगे? बस इतना सा क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। इन शब्दों के ऊपर में इतने ध्यान मत दिया करो, आपको अपने ऊपर रिलेटेड करते या बच्चों के ऊपर रिलेटेड करते इन शब्दों को पढ़ो, और ये अपने आप फोड़ के आंसर बताएंगे कि भाई ये सही आंसर है। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, ये कोई बड़ी तोप नहीं है यार, सीटेट सब कर सकते हैं, मैंने खुद 3 बार किया हूं अपने इंटरेस्ट के लिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, मजा आ गया। मनोगत्यात्मक गतिविधि। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका, मनोगत्यात्मक इंद्रियों की सहायता से विभिन्न गतिविधियों का विकास होता है, क्या ये बात ठीक है?
एक ऐच्छिक एवं आत्मनियंत्रित क्रिया है। क्या ये बात ठीक है? वह है जो हम कहते हैं। एक प्रकार का एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। तो बताइए, मनोगत्यात्मक प्रक्रिया या गतिविधि क्या है? बताइए मित्रों, बताइए। पढ़ा तो होगा ना? छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग हिला देगा। मनोगत्यात्मक गतिविधि है इंद्रियों की सहायता से विभिन्न गतिविधियों का विकास करना। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पकड़ में आ गया? नहीं आया? आ गया होगा पकड़ में। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, राइट आंसर बता के अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। ओके। बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? बहुत प्यारा है भाई। क्या कह रहा है? क्या नहीं करना चाहिए? निगेटिव क्वेश्चन बना दिया है इसको। पाठ की पुनरावृत्ति करानी चाहिए। कि ये बात ठीक है? निरंतर मौखिक शिक्षण कराना चाहिए। ये बात ठीक है? पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित कराना चाहिए। ये तो भाई पॉजिटिव है, ये तो आंसर हो गई नहीं। रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। अब आपके पास दो नेगेटिव बचे हैं, इन दोनों में से ही आंसर होगा। तो बताइए शेर शेरनी अब क्या होगा? मैंने आप लोगों को घुमा दिया है, पर आप लोग घूमोगे नहीं, मुझे मालूम है। क्योंकि मेरे शेर शेरनी सब जानते हैं कि भाई एग्जामिनर कैसे घुमा रहा है, हमारे सर हमें कैसे घुमा रहे हैं। क्या होगा राइट आंसर? अरे कंफ्यूज हो रहे हो तो दोबारा पढ़ लो। बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देना चाहिए? हम्म? पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित करना चाहिए। भाई ये पॉजिटिव आंसर है, ये तो होगा नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? पाठ की पुनरावृत्ति, निरंतर मौखिक शिक्षण कराना चाहिए। तो क्या होगा? बताइए बताइए, राइट आंसर क्या होगा? यार ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। भाई रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देना चाहिए। यस। जिस सिद्धांत के अनुसार बालक आशावादी बनता है। बहुत बढ़िया। क्या बनता है भाई? आशावादी बनता है। वह सिद्धांत कौन सा है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत है, प्रतिकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। तो बताइए मेरे शेर शेरनियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आशावादी बनाना है ना, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को ही अपनाना पड़ेगा ना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। चले आगे। निम्न में से कौन सी व्याख्यात्मक अभिलेख की विशेषता नहीं है? चलिए भाई साहब, यह घटनाओं का वास्तविक वर्णन होता है या यहाँ वास्तविक घटनाओं का वर्णन होता है? यह एक बालक के व्यक्तित्व विकास या सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णन कराता है? यह आंकड़ों पर आधारित एक पर्याप्त व्याख्या होती है? यह व्यवहार का एक व्यक्तिपरक प्रमाण होता है, इसीलिए शैक्षिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता? तो बताइए मेरे शेर शेरनियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए बताइए। मैं बताऊं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब क्यों? एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ में नहीं आया तो। निम्न में से कौन सी व्याख्यात्मक अभिलेख की विशेषता नहीं है? भाई साहब, यह व्यवहार का एक व्यक्तिपरक प्रमाण होता है, इसीलिए शैक्षिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया? चलें आगे। माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज्यादा हाथ खड़ा करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी स्थितियों में एक शिक्षिका या एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्वीकार स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। कि ये बात ठीक है? स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं है। बहुत बढ़िया। गलत है भाई ये तो। विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर विभिन्नताएं जन्मजात होती हैं, वह उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। ये ठीक लग रहा है। बच्चों के संदर्भ का व खुद की शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। तो बताइए भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या होगा इसका सही आंसर?
बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? अरे मित्रों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यस, विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती हैं व उन्हें संशोधित नहीं किया जाता। यस, नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करने के लिए निम्न बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। कक्षा शिक्षण में आप अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो और उन बच्चों को प्रेरित करने के लिए निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना है, बस ये समझ लीजिए। बालक की अधिकाधिक कमियों को ढूंढना, क्या ये बात ठीक लग रही है? आप बस कमियों को ढूंढोगे बच्चों की? अरे भाई गलत है ये। बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, भाई पॉजिटिव लग रहा है। बालक से कठिन अभ्यास कराना, क्या ये बात ठीक है? गलत है भाई ये तो। सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा देना। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए हैं, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? मेरे शेर शेरनियों, भाभी शिक्षक शिक्षिकाओं, बताइए बताइए। भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। बालक में विश्वास, आत्मविश्वास की भावना विकसित करनी चाहिए, उसे मोटिवेशन करना चाहिए, है ना? ओके, ऐसे ही करोगे ना आप लोग भी? भाई बच्चों को मोटिवेशन ही तो कराओगे ना, उसको उसके उत्साह को बढ़ाओगे, उसकी हिम्मत को बढ़ाओगे। यस, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। चलें आगे। वस्तुओं का आदान प्रदान करना किस विकास के अंतर्गत आता है? बहुत बढ़िया। त्रुटि नियंत्रण का विकास, व्यक्तिक विकास, आत्म अनुशासन का विकास या सामाजिक विकास? तो बताइए मित्रों क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए बताइए। आदान प्रदान कराना किस विकास के अंतर्गत आता है? भाई सामाजिक सोशोलॉजी के अंदर ही तो आता है ना, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। यस, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। थांडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है, ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। क्या पुनर्वलन का नियम है, प्रेरणा का नियम है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है? तो बताइए दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस क्वेश्चन पे। भाई ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थांडाइक महोदय ने दिया था, है ना? चले आगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है? बहिर्मुखी बालक, एक होता है अंतर्मुखी बालक, एक होता है बहिर्मुखी बालक। अब बहिर्मुखी बालक के क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? अपने भावों को अपने तक सीमित रखने वाला, भाई ये तो अंतर्मुखी होता है। कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला, बताइए। एकांत में विश्वास रखने वाला है, ये तो अंतर्मुखी होता है। कम बोलने वाला, ये भी गलत है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, तो बताइए क्या होगा सही आंसर? अपने भावों को अपने तक सीमित रखने वाला, ये तो नहीं होगा। कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला या कम बोलने वाला? तो बताइए मित्रों क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर टू, कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला। यस, वही तो होता है बहिर्मुखी बालक, जैसे आप सब लोग हो। आप लोग भी तो बहिर्मुखी शिक्षक हो, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले कि भाई इस बार सीटेट पास करना है, अपनी एक जॉब लेना है, चाहे डी ट्रिपल एस बी में लो, केबीएस में लो, एनबीएस में हो लो, है ना, या कहीं पे भी लो। यस, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अब। जीन पियाजे तथा लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में मुख्य अंतर क्या है? चलिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन ले लिया हूं मैंने, ये पहले भी आपके प्रैक्टिस सेशन में आया है, आप लोगों को ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा। चलिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया है, कि ये बात ठीक है। वाइगोस्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया है। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है। पियाजे ने इस बात पर बल दिया है कि बच्ची या बच्चा खुद से व दूसरों की मदद से क्या कर सकती है या क्या कर सकता है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू। अरे वाइगोस्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया है। यस, अंतर पूछा था आपसे, तो ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। चलें आगे।
थांडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं अब। पियाजी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक अमूर्त तथा वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित कर लेता है? क्या संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है? तो बताइए मित्रों, क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4, यस, पढ़ा होगा आप लोगों ने। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, स्टेज नंबर 4, यस, 4 इज राइट आंसर। चलें आगे। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का निहितार्थ है। चलिए भाई, वाइगोत्स्की चाचा क्या कह रहे हैं अब? बालक द्वारा वातावरण में स्वतंत्र रूप से खोजबीन के अवसर प्रदान कर उसके संज्ञानात्मक विकास पर बल डालना चाहिए, कि यह बात ठीक है? बालक के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बालक का वास्तविक विकास स्तर तथा संभाव्य विकास स्तर मिलकर निकट विकास क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं। बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसकी भाषा चिंतन का महत्व कोई स्थान नहीं रखता। तो बताइए दोस्तों, शेर शेरनियों, क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का? यस, बताइए। अरे, वाइगोत्स्की चाचा ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ बताया है। क्या बताया भाई वो? ऑप्शन नंबर 1। भाई उन्होंने कहा है बालक द्वारा वातावरण में स्वतंत्र रूप से खोजबीन की अवसर प्रदान कर उसके संज्ञानात्मक विकास पर बल डालना। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब आप लोग कहोगे कि बल डालना निगेटिव शब्द है, निगेटिव टेक वर्ड है, बट इस सेंटेंस में ये निगेटिव वर्ड नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अब। एक शिक्षिका आप लोगों जैसी कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से किस विषय पर चर्चा करने की सबसे अधिक संभावना होगी? क्या वह सरकार की भूमिका, सामाजिक आंदोलनों की भूमिका, पंचायत राज व्यवस्था, लोकतंत्र में सार्वभौमिक मतदान? तो बताइए मित्रों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर? भाई, एक नेहा हेमा नाम की आप लोगों जैसी एक शिक्षिका है, वो कक्षा 6वीं के बच्चों को पढ़ा रही है। अब उनके साथ में लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारी पर चर्चा कर रही है। तो वो क्या कह रही है? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। ऑप्शन नंबर 1, सरकार की भूमिका। यस, ये टॉपिक सबसे प्यारा रहेगा उसके लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करना या करता है? बताइए। अव्यवस्थितता और एक तरफा, स्वभावहीन और पृथक्करण, पारस्परिक और सक्रिय, निष्क्रिय और निर्भर। नहीं समझ में आया? दोबारा से पढ़ूं? भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करता है? अव्यवस्थित और एक तरफा, के ये बात ठीक है? स्वभावहीन और पृथक, पारस्परिक और सक्रिय, निष्क्रिय और निर्भर। तो बताइए शेर शेरनियों, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का? बताइए, अपना आकलन स्वयं करिए और राइट आंसर बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 3 सही बोला आप लोगों ने, पारस्परिक और सक्रिय भावना ना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कोलबर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सुमिलित युग्म है? चलिए भाई, कोहलबर्ग चाचा से पूछा है आपसे ये क्वेश्चन। सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, सजाग से बचाव, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, आदर्श पारस्परिकता, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, एहसानों का एक समान आदान प्रदान, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत। तो बताइए, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बन गया है दोस्तों ये। आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ये कोहलवर चाचा ने उनके चरणों से पूछा है, अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सम्मिलित कौन सा है? भाई बताइए बताइए, क्या होगा? आधे से ज्यादा गलत करोगे मुझे पता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? अरे भाई, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत होते हैं। यस,
ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कंफ्यूज हो गए ना दोस्तों? ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ये थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए इजी, मॉडरेट एंड हार्ड सारे प्रकार के क्वेश्चन लेके आता हूँ प्रैक्टिस सेशन में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे। पसंद आए तो लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब बढ़ा देना दोस्तों सर का अपना। चलिए आगे। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के अधिसंरचनात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं है? निगेटिव पूछ लिया दोस्तों। क्या वह अनुकूलन है, प्रबोधन है, योजना बनाना होगा, रटकर याद करवाना या रट्टा लगवाना? तो आप लोगों ने पकड़ लिया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल पकड़ा है आप लोगों ने। अरे भाई रट्टा थोड़ी लगवाना है बच्चों से। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। चलें आगे। माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों का क्या करना चाहिए? बताइए भाई। अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें। क्या ये बात ठीक है? अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों पर केंद्रित करना चाहिए। भाई ये तो गलत लग रहा है। कक्षा में अधिगमकर्ताओं की विविधता को अनदेखा करना चाहिए। मूल्यांकन के केवल एक मानकीकृत तरीकों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल गलत है भाई ये तो। अब बताइए, तीनों ऑप्शन बच्चे हैं आपके पास, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। अरे माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अरे भाई साहब, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी दो उनको यार। ऑप्शन नंबर 1 आए राइट आंसर। आ गया मजा? चलें आगे। गुड। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। बताइए। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, गतिविधियों और कार्य का प्रावधान, प्रत्यक्ष निर्देश का पालन करना, रटने को प्रत्यास्मरण पर जोर देना। ये तो नहीं होगा दोस्तों। अब बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का? यस, ऑप्शन नंबर 1। भाई विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, भाई डिफरेंट डिफरेंट चीजों से उनको पढ़ाने की, अधिगम कराने की क्षमता होनी चाहिए, है ना? और क्या कह रहा है? गतिविधि और कार्यों का प्रावधान, भाई उनसे गतिविधि कराओ, तभी तो प्रगतिशील शिक्षा का निर्माण होगा ना। तभी तो वो अधिगम करेंगे, लर्निंग करेंगे, सीखेंगे। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे चलें। एक शिक्षिका या एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहते हैं या चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक, केक कैसे तैयार किया जाए? क्या ये बात ठीक है? ऊबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल को कैसे संतुलित करें? आयतन की गणना का सूत्र क्या है? गेहूं के रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? बताइए भाई साहब, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने शायद पकड़ लिया होगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अरे एक शिक्षक या शिक्षिका क्या कह रही है? घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है। भाई निम्न में से कौन सा प्रश्न का उद्देश्य के लिए उपयुक्त होता है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा? अब भाई वो क्या कहेगी बच्चों से? चलो, बच्चों को आकलन करने के लिए क्या कहेगी? बताइए। ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल। एक केक कैसे तैयार किया जाता है? अब वो पूछेगी भाई, अब बच्चे बताएंगे कि मैडम यहाँ से ब्रेड लाओ, यहाँ से क्रीम लेके आओ, यहाँ से ऐसे ऐसे बनाओ। तो भाई वो क्या कर रही है? वो उनका एक प्रकार से घोषणात्मक ज्ञान का आकलन कर रही है ना। बच्चे बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे करना है। तो यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? उनकी विफलता को अपमानजनक और शर्मनाक माने? क्या ये बात ठीक है? इन विद्यार्थियों को निष्कासित करें और उन्हें एक विशेष विद्यालय में जाने का सुझाव दें। ये तो भाई बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। भविष्य के प्रयासों में उनसे सफलता की बहुत कम उम्मीदें रखें। क्या ये बात ठीक है? ये बात भी ठीक नहीं है। विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखना चाहिए। भाई ये पॉजिटिव लग रहा है। आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं।
अब बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने है, मैंने पहले ही काट दिया था। यस, ऑप्शन नंबर 4। भाई विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में, एक भाग के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल, भाई विफलता भी तो कुछ चीज़ सिखा के जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सीटेट में पहली बार क्लियर नहीं कर पाए होंगे, लेकिन वही विफलता उनको बताएगी कि उनके अंदर में क्या कमियां थी। उन कमियों को वो पूरा कर लेंगे तो वो सीटेट इस बार क्लियर कर जाएंगे, या अपने जीवन के कोई भी एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। यस, ये हमारी डेली लाइफ के ऊपर में भी है तो है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी कक्षा में एक बालक बहुत बातें करता है। आप उसके परिवार वालों से इस संबंध में विचार विमर्श करते हैं तो आप पाते हैं कि वह घर पर बहुत कम बोलता है। इसका मुख्य कारण हो सकता है, भाई विद्यालय में बालकों को बातें करने के असीमित अवसर मिलते हैं, कि ये बात ठीक है। विद्यालय में शिक्षक यह चाहते हैं कि बालक हर समय एक दूसरे से बातें करते रहें। उन बालकों के विचारों को अपने घर की तुलना में विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती है, कि ये बात ठीक है। वह बालक अपने घर तथा परिवार वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये तो नहीं होगा दोस्तों। अब 3 ऑप्शन बचे हुए हैं आपके पास, क्या होगा राइट आंसर? चलिए मैं ही बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्यों? भाई ऐसे बच्चों के विचारों को अपने घर की तुलना में विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भाई उनको मान्यता मिलती है, उनको बोलने के अवसर मिलते हैं, तभी तो वो बोलते हैं ना, है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे चले अब, निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? भाई निगेटिव पूछ लिया है। उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है, कि ये बात ठीक लग रही है। वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है। वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों के साथ आते हैं। तो बताइए मित्रों, क्या कह रहा है? सृजनात्मक विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है। तो निगेटिव का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निगेटिव आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उनमें नए विषयों की सीखने की जिज्ञासा बहुत कम होती है, ये निगेटिव है। तो इसका सही आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन या सफल समावेश सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप की उपयोग की अनुमति दें। मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से प्रयोग करें। सादे अनियमित कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य करें। दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करें। तो बताइए शीर्ष श्रेणियों क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23। यस, ऑप्शन नंबर 2। मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से प्रयोग करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका इस प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भाई क्या कह रहा है? अभिकथन ए, एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्या ये बात ठीक लग रही है आप लोगों को? तर्क आर, बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं हैं और ग्राह्यशील करने से सबसे बेहतर सीखते हैं। अब बताइए क्या है भाई इसका कोट? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत हैं? तो बताइए भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या होगा इसका राइट आंसर? भाई ये दोनों ही गलत हैं। आपने स्टेटमेंट पढ़ी है, क्या कह रहा है ये? भाई एक शिक्षिका को बच्चों की कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत है भाई ये। भागीदारी तो देनी चाहिए ना। और दूसरा क्या कह रहा है? बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो दोनों तो गलत हो गए ना आपके, जो गलत है वही राइट आंसर है। आई होप यू, आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अपने सर के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अब मिलेंगे आपको अगले प्रैक्टिस सेशन में। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सर के लिए एक गुरुदक्षिणा के तौर पे एक सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।